हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याग एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जीआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों का दोस्तों इन्वायरमेंट टॉपिक चल रहा था, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर रहे थे। और अभी हम लोग प्रदूषण से रिलेटेड जितने भी प्रदूषण है, किस तरह के प्रदूषण है, वो सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। इसकी जस्ट पहली वीडियो में हम लोगों ने ध्वनि प्रदूषण को अच्छे से कवर किया था। और इस वीडियो में आज का टॉपिक हम लोग जो कवर करेंगे वो है अपशिष्ट, यानी कि ठोस, तरल, बायोमेडिकल और जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स से जितना भी प्रदूषण फैलता है वो सारा टॉपिक हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि जितने भी ऑप्शंस से रिलेटेड और जितने भी टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम लोग कवर करते चलेंगे। और व्याख्या में हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं, वो हम एनालाइज करते चलते हैं और वो रिवीजन भी करते चलते हैं दोस्तों। और हम लोगों का टॉपिक वाइज करने का रीज़न यही है कि वो चैप्टर हमारा अच्छे से कवर हो जाए और साथ ही हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एनालाइज हो जाए कि कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो। तो इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, खतरनाक अपशिष्ट को अभिलक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं पर विचार किया जाता है। तो दोस्तों, इसका ए दिया गया है चालकता, बी है ज्वलनशीलता, सी है संक्षारकता और डी है चुंबकीय प्रवृत्ति, ई है अभिक्रियाशीलता। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, या केवल बी, सी और ई। ज्वलनशीलता यानी कि दहकता, संक्षारकता एवं अभिक्रियाशीलता खतरनाक अपशिष्ट को अभिलक्षित करने के लिए प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, तो दोस्तों हमें इनका मिलान करना है। सूची 1 में खतरनाक पदार्थ हैं और सूची 2 में उनके मुख्य स्रोत दिए गए हैं, यानी कि मेजर स्रोत। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यानी कि लेड, पारा, ये खतरनाक पदार्थ है दोस्तों, और इसका जो मुख्य स्रोत है वो है पेंट। वैसे ही बी दिया गया है पीसीबी, यानी कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, तो इसका मुख्य स्रोत है विद्युतीय इंसुलेशन। सी बेंजीन, इसका स्रोत है दोस्तों गैसोलीन। और डी है विनाइल क्लोराइड, और इसका दोस्तों मुख्य स्रोत है प्लास्टिक्स इंडस्ट्रियल्स उपयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो इसमें सूची 1 में ई कचरा संघटक और सूची 2 में दोस्तों उनके उपयोग या उनके यूज दिए गए हैं। चलिए इनकी भी सही से व्याख्या देख लेते हैं। ई कचरा संघटक और दूसरी तरफ उनके उपयोग। तो मर्क्यूरी, जिसे हिंदी में पारा बोलते हैं, तो इसका दोस्तों उपयोग क्या है, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स में। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, यानी कि पीसीबी शॉर्ट नेम है जिसका, और इसका उपयोग क्या है, कैपेसिटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स में। और ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिकॉर्डेड, तो दोस्तों इसका उपयोग हो जाएगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में। और पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, यानी कि पीवीसी, और दोस्तों इसका यूज किया जाता है इंसुलेशन में। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट के निम्नलिखित घटकों को उनके पाए जाने के बढ़ते क्रम में लिखें। तो ए दिया गया है कागज और कार्डबोर्ड, बी है भोजन, सी है टीन के बने डब्बे, डी धूल और राख, और दोस्तों ई है वस्त्र। दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ई सी डी बी ए। नगर पालिका के निम्नलिखित ठोस अपशिष्ट घटक उनके पाए जाने के बढ़ते क्रम में इस प्रकार हैं, जैसे कि अन्य अपशिष्ट हैं 3.3%, शीशा है 4.5%, लकड़ी है 6.2%, रबड़, चमड़ा और वस्त्र है 9% तक, और धातुएं यानी कि टीन के बने डब्बे 9.1% और प्लास्टिक है 12.8% तक। बागानी काट छाट यानी कि धूल और राख है 13.5%, भोजन है 14.6%, कागज और कार्डबोर्ड है दोस्तों 27% तक। अगला क्वेश्चन है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के कार्य निष्पादन का एक मुख्य संकेतक है। किसी संयंत्र को तब सक्षम कहा जाता है जब बीओडी, तो ए दिया गया है घटती है, बी है पहले 36 घंटों में बढ़ती है, सी है बढ़ती है और डी है अपरिवर्तित रहती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, घटती है दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जल में कार्बनिक पदार्थों के उपापचय के जैविक प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की गई घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है, और यह अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के कार्य निष्पादन का एक मुख्य संकेतक है। किसी संयंत्र को तब सक्षम कहा जाता है जब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड घटता है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में और दूसरा उसके कारण के रूप में। तो दोस्तों अभिकथन दिया गया है, क्रोमियम और लौह प्रदूषण के कुछ उद्योगों के अपशिष्ट जल में पाया जाता है। और इसका कारण दिया गया है, क्रोमियम और लौह तत्व का उच्च मात्रा में सेवन करने का हमारे शरीर पर विषाक्त प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। चलिए इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। क्रोमियम और लौह तत्व का उच्च मात्रा में सेवन करने का हमारे शरीर पर विषाक्त प्रभाव पड़ सकता है। क्रोमियम मुख्यतः मिचली, जठरांत्र संकट, वक्र और यकृत की क्षति, कैंसर इत्यादि जैसी बीमारियों का कारण हो सकता है। और लौह मुख्यतः मधुमेह, रक्ताल्पता, पेट संबंधी समस्या और आदि बीमारियों का कारण भी हो सकता है। जल में क्रोमियम और लौह प्रदूषण के कई कारण हैं। एक कारण है उद्योग का अपशिष्ट जल है, किंतु यही एकमात्र कारण नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो दोस्तों सूची 1 में खतरनाक अपशिष्ट दिए गए हैं और सूची 2 में उनके विशिष्ट लक्षण दिए गए हैं। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दंडनीय, इसका दोस्तों सही हो जाएगा, दहन धारण करने की योग्यता। संक्षारक, पात्र यानी कि कंटेनर को नष्ट करता है। प्रतिक्रियात्मक, अत्यधिक अस्थिर। विषैले, स्वास्थ्य के लिए गंभीर हानिकारक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो हमें ये बताना है कि दोनों कथन सही है या दोनों गलत है, या दोनों में से एक सही है या एक गलत है। तो पहला कथन है, अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली में अधिकांश बड़े तैरने वाले पदार्थों को स्क्रीन चैम्बर में हटा दिया जाता है। और कथन दूसरा है, अपशिष्ट जल के कोलाइडल और घुलनशील पदार्थ को ग्रेट चैम्बर में हटा दिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन पहला सही है, किंतु कथन दूसरा दोस्तों गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली में अधिकांश बड़े तैरने वाले पदार्थों को स्क्रीन चैम्बर में हटा दिया जाता है। तो ये वाला कथन सही है, परंतु अपशिष्ट जल के कोलाइडल और घुलनशील पदार्थ को ग्रिट चैम्बर में न हटाकर सेडिमेंटेशन टैंक में डाल दिया जाता है। और माध्यमिक उपचार यानी कि द्वितीयक उपचार घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को हटा देता है, जो प्राथमिक उपचार से बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लवन एक इकाई क्रिया है जिसका उपयोग अपशिष्ट जल से क्या शुद्ध करने में किया जाता है। तो इसका ए दिया गया है, हर्षित निलंबित ठोस पदार्थों को हटाने में। बी है, सांद्र जैविकीय गाढ़े कीचड़ के लिए। सी है, तेल और ग्रीस को हटाने में। और डी है दोस्तों, जल के अस्थायी कठोरता को हटाने में। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि केवल ए, बी और सी, ये जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में नहीं होता है यूज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विनाइल क्लोराइड, दोस्तों इसका सही होगा प्लास्टिक का औद्योगिक उपयोग। और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स PCB, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। सी हो जाएगा बेंजो ए पायरिन, इसका दोस्तों सही होगा अपशिष्ट भस्मीकरण। और डी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा ईंधन दहन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व गंदे नाले के सूखे कीचड़ में विशेष रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम। गंदे नालों को के कीचड़, सूखे कीचड़ में विशेष रूप से सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक शहरी स्रोतों से प्राप्त होने वाले कम खतरनाक ठोस अपशिष्ट के निम्नलिखित निस्तारण अनुक्रमों में से कौन सा क्रम बढ़ती वांछनीयता के अनुक्रम में है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अव्यवस्थित, फिर डंपिंग, भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनः प्रयोग। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय शहरों में वृहद मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न होता है जिसे आसानी से उपचारित नहीं किया जा सकता है। विश्व बैंक के अनुसार तीव्र नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण 2025 तक भारत में प्रतिदिन का अपशिष्ट उत्पादन 370,000 टन तक पहुंच जाएगा, जो कि विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को उत्पन्न करता है। औद्योगिक शहरी स्रोतों से प्राप्त होने वाले कम खतरनाक ठोस अपशिष्ट के निस्तारण अनुक्रमों में निम्नलिखित क्रम बढ़ती वांछनीयता के क्रम में है, अव्यवस्थित, डंपिंग, फिर भूमि भराव, भस्मीकरण, पुनः प्रयोग।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध जल प्रणालियों में ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इस ए दिया गया है कृषि अपशिष्ट, बी है खाद्य प्रसंस्करण, सी है अयस्क खनन, डी है मलजल बहिस्राव और ई है भूमि भराव स्थल। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी और डी। शुद्ध जल प्रणालियों में ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट के मुख्य स्रोत कृषि अपशिष्ट, खाद्य प्रसंस्करण तथा मलजल बहिस्राव इत्यादि हैं। ऑक्सीजन की वह मात्रा जिससे जैविक तत्व की एक निश्चित मात्रा गलाया जाए उसे जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी कहा जाता है। पानी में बीओडी की मात्रा प्रदूषण के स्तर का सूचक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कीजिए जो स्थानीय प्रकृति के हैं। तो नंबर 1 है ओजोन परत का क्षरण, नंबर 2 है झील प्रदूषण, नंबर 3 है भूक्षरण, नंबर 4 है जलवायु परिवर्तन, नंबर 5 है जल जमाव और नंबर 6 है दोस्तों ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 5, 6। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पिछले 100 वर्ष में मनुष्य की जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है और इसके कारण अन्न, जल, घर, बिजली, सड़क, वाहन, अन्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है और वायु, जल तथा भूमि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हमारी आज भी आवश्यकता है कि विकास की प्रक्रिया को बिना रोके अपने महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को खराब होने यानी कि निम्नीकरण और इनके अवक्षय को रोकें एवं प्रदूषित होने से बचाएं। ऐसे पर्यावरणीय मुद्दे जो सीधे मानवीय हस्तक्षेप से संबंधित होते हैं स्थानीय प्रकृति के मुद्दे कहलाते हैं और इसके अंतर्गत निम्नलिखित पर्यावरणीय मुद्दे सम्मिलित हैं, जैसे कि झील प्रदूषण एवं जल प्रदूषण, भूक्षरण या मृदा क्षरण एवं मरुस्थलीकरण, जल जमाव, जलाक्रांति और मृदा लवणता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, घरेलू वाहित मल और औद्योगिक बहिस्राव, कृषि रसायन और उनके प्रभाव और वनोन्मूलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करें। तो ए है पृथ्वी हरित ग्रह यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी, बी है हरित ग्रह प्रभाव का मुख्य अवदान कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, सी है पृथ्वी की जलवायु मानव के पृथ्वी पर आने के पूर्व भी बदलती रहती थी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केवल बी और सी। सिर्फ बी और सी दोस्तों सही हो जाएंगे। चलिए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प आदि शामिल है। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता, क्योंकि तब पृथ्वी का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होता, न कि वर्तमान 15 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता के अनुसार हरित ग्रह से संबंधित गैसों का वृद्धिमान क्रम में सही अनुक्रम क्या है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो होती है गैस जिसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता के अनुसार हरित ग्रह से संबंधित गैसों का वृद्धिमान क्रम में सही अनुक्रम निम्नलिखित है, यानी कि सबसे ज़्यादा जलवाष्प है या H2O, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फिर ओजोन। ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रभाव है जिसमें वायुमंडल में उपस्थित सूर्य प्रकाश विकिरण गैसों तथा कणों के जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा पृथ्वी की सतह तथा निम्न वायुमंडल गर्म हो जाता है। जब निम्न तरंग दैर्घ्य के विकिरण UV 320 से 290 nm स्पेक्ट्रम तथा कुछ निम्न इंफ्रारेड सूर्य से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इसका तीसरा वायुमंडल के द्वारा अवशोषित हो जाता है। कुछ ऊष्मीय ऊर्जा ब्रह्मांड से परावर्तित न होकर वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित हो जाती हैं, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है। यही सामान्य ग्रीन हाउस प्रभाव है। सामान्यतः ग्रीन हाउस के बिना पृथ्वी औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि वर्तमान में 15 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें सामान्य जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का तापमान सामान्य बनाए रखने का श्रेय ग्रीन हाउस गैसों को ही है, परंतु इनकी मात्रा बढ़ाने पर समस्या उत्पन्न होती है। ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा के निम्नलिखित प्रभाव हैं, जैसे कि ग्लोबल
वार्मिंग, महासागर अम्लीकरण, धुआं और ओजोन प्रदूषण और ओजोन परत का क्षय। दोस्तों हमारा ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो गया है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों।